हेलो दोस्तों, दिस इज़ कपिल सैनी और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन कि कैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है, कौन कौन से उसमें एंजाइम चाहिए, यूकैरियोटिक में ये प्रोसेस कैसे होती है और प्रोकैरियोटिक में ये प्रोसेस कैसे होती है। इन सभी चीज़ों का डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन क्या होगी। ओके, चलिए देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर डीएनए, डीएनए के ऊपर आरएनए का बनना, लेकिन डीएनए भी कौन सा, टेम्पलेट डीएनए। तो टेम्पलेट डीएनए के ऊपर आरएनए बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमने क्या कहा। हमने कहा भाई ये होता है एक डीएनए। ओके, इसको हमने क्या कहा, ये है डीएनए। डीएनए की पोलरिटी क्या होती है, 3 प्राइम से 5 प्राइम, और दूसरी पोलरिटी क्या होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो हमने कहा कि डीएनए टेम्पलेट हम किसको मानेंगे, जिसकी पोलरिटी है यहाँ पर कितनी, 3 से 5 डायरेक्शन। मीन्स ये जो ऊपर वाला स्टैंड है इसको हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट डीएनए। तो हमने इसको कहा टेम्पलेट डीएनए। तो टेम्पलेट डीएनए के ऊपर आरएनए के बनने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और क्या कह सकते हैं हम कि जो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मींस एमआरएनए। तो एमआरएनए बनने की प्रोसेस ही कौन है, ट्रांसक्रिप्शन है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं इसको। ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो बनके प्रोडक्ट तैयार हुआ। और ये कैसा होता है, ये होता है ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। मतलब आरएनए का फॉर्मेशन जो डीएनए के ऊपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 3 डायरेक्शन में होगा। वो कैसे होगा वो देखो जरा एक बार। ये कौन है आपका, डीएनए का स्टैंड जिसकी पोलरिटी कितनी है, 3 से 5 प्राइम। तो ये कौन है आपका, डीएनए का स्ट्रैंड। ओके, इसके ऊपर अब क्या बनना है, इसके ऊपर बनना है आपका आरएनए। वो आरएनए कैसे बनेगा, आरएनए की जो पोलरिटी बनेगी वो बनेगी ऑटोमेटिकली 5 से 3 प्राइम। तो ये बनेगा आपका एमआरएनए। एमआरएनए तो इसकी पोलरिटी क्या रहेगी यहाँ पर, 5 से 3 प्राइम रहेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने क्या कहा, ये कैसा होता है, ये आपकी एक प्राइमर इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये इसके बनाने के लिए क्या चाहिए, प्राइमर इंडिपेंडेंट। यहां पर प्राइमर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, इस ये कैसा होता है, स्लो एज कंपेयर टू रेप्लिकेशन। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन के कंपैरिजन में ये बहुत ही कैसा होता है, ये बहुत ही स्लो होता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ अभी है, नोट करके कि रेप्लिकेशन कितना होता है, रेप्लिकेशन का सॉरी ये ना यहाँ पे रोल की जगह रेट है, ये थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया है। ये क्या है आपका रेट। ठीक, तो यहाँ पर जो रेप्लिकेशन का रेट होता है वो होता है 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। मतलब जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो डीएनए पॉलीमरेज लगभग 1 सेकंड के अंदर 2000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो 1 सेकंड के अंदर 1000 बेस पेयर्स को ऐड कर सकता है। ओके, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट होता है, ट्रांसक्रिप्शन का रेट कितना होता है, केवल 50 न्यूक्लियोटाइड प्रति सेकंड। मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए की न्यूक्लियोटाइड कितने जोड़ सकता है, 1 सेकंड में सिर्फ 50 न्यूक्लियोटाइड के आसपास जोड़ सकता है। ओके, अब देखो आगे देखते हैं इसको। इसमें हमने क्या लिखा हुआ है आगे, अकर्स इन साइटोसोल इन प्रोकैरियोटिक। अगर कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो वहां तो होता ही उसके साइटोसोल में। क्यों, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ये लिखा हुआ है अकर्स इन न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक। तो क्या होता है, ये यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में होता है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब आगे देखते हैं। देखो आगे क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए अकर्स फ्रॉम एंटीसेंस और टेम्पलेट और नेगेटिव स्ट्रैंड। मतलब डीएनए के हमारे पास 2 स्टैंड होते हैं। एक स्टैंड की पोलरिटी है 3 से 5 प्राइम और दूसरी स्टैंड की क्या होती है पोलरिटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो डीएनए की पोलरिटी, जिसकी पोलरिटी क्या है 3 से 5 प्राइम है, उसे ही हम क्या बोलते हैं,
उसे ही बोलते हैं हम टेम्पलेट स्टैंड या नेगेटिव स्टैंड या फिर एंटी सेंस स्टैंड। ये लिखा हुआ है हुज पोलरिटी इज 3 to 5 प्राइम। तो डीएनए का वो स्टैंड जिसकी पोलरिटी क्या होती है, जिसकी पोलरिटी होती है 3 से 5 प्राइम होती है, उसे कहते हैं हम, क्या क्या नाम रखते हैं इसका, एंटीसेंस, टेम्पलेट और नेगेटिव स्टैंड इसके नाम होते हैं। आगे देखो, इसमें क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के वो टुकड़ा इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा, उसको हम कहते हैं सिस्टोन। ओके, उसको क्या कहते हैं, सिस्टोन, या फिर उसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मतलब डीएनए का वो पार्ट जो क्या करेगा, जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्योंकि कभी भी डीएनए पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता। डीएनए के पास कुछ कौन होते हैं, नॉन यूजफुल सीक्वेंसेस होते हैं या नॉनसेंस सीक्वेंसेस होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, सिस्टोन। जो डीएनए के जो आरएनए के फॉर्मेशन में भाग लेता है, डीएनए का वो पार्ट क्या कहलाता है, सिस्टोन या फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाती है। अब हम जरा देखते हैं कि एक जो वो होती है यहाँ पे सिस्टोन या फिर ट्रांसक्रिप्टिव यूनिट होती है, उसमें क्या क्या होता है। हमने क्या कहा, जो सिस्टोन होता है, ओके, जो सिस्टोन होता है, सिस्टोन प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनमें कैसे होता है, पॉलीसिस्टोनिक, मतलब वहां पर सिस्टोन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, एक ही डीएनए में ज्यादा से ज्यादा सिस्टोन होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, ओनली मोनोसिस्टोनिक, मतलब इसकी यहाँ पे कैसे होता है, वो सिर्फ मोनोसिस्टोन, एक ही सिस्टोन होता है। एक बात लिखी गई है नोट करके, क्या कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले क्या बनता है न्यूक्लियस के अंदर, एचएन आरएनए। एचएन का मतलब होता है यहाँ पर हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। और ये कहाँ बनता है, न्यूक्लियस के अंदर बनता है। और ये जो एचएन आरएनए है, ये कौन है, ये है प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, मतलब इन फ्यूचर आपके एचएन आरएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। ये दिखाया गया है नीचे इसमें कैसे, कि जो एचएनआरएनए होता है उसकी प्रोसेसिंग होती है, और ये प्रोसेसिंग कहाँ होती है, हमेशा साइटोप्लाज्म में जाकर के, और साइटोप्लाज्म में एचएनआरएनए से कौन बनता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे देखते हैं इसको, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें हमारा, देखो कि जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग अकर्स ओनली इन यूकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक होता है उसी के अंदर प्रोसेसिंग होती है। वो कैसे, सपोज दैट ये कौन होगी, एक सेल, सेल के अंदर कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, ये प्रेजेंट है इसका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में तो अब्सेंट होता है, जब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ही अब्सेंट है तो वहां पे प्रोसेसिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके कारण यहाँ प्रोसेसिंग होती है। अब आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या होता है वो देखते हैं जरा। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद में दोनों कंडीशंस में ही देखेंगे। पहला, जो आपका प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है वो क्या करेगा, कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन, उसका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन, क्यों, जैसे ही वहां पर एमआरएनए बना तुरंत ही वो क्या कर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। डू नॉट अंडरगो प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में नहीं होती, क्यों नहीं होती प्रोसेसिंग, क्योंकि यह डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में है, और इनकी जो जीन होती है, आगे हम समझेंगे, जो इनकी जीन होती है वो नॉन स्प्लाइड जीन होती है। इसका ये कॉन्सेप्ट होता है नॉन स्प्लाइड जीन का। आगे हमने क्या कहा कि जो यूकैरियोटिक एमआरएनए होता है वहां पर सबसे पहले क्या बनता है, एचएनआरएनए, जिसको हमने क्या कहा, एचएनआरएनए, क्योंकि ये कहाँ बनेगा, न्यूक्लियस में। और इसमें क्या होती है, इसमें प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है जिसमें से हम एमआरएनए से, जो एचएनआरएनए है उसका जो अनयूजफुल सीक्वेंसेस है उनको रिमूव करते हैं, उनके रिमूव करने के प्रोसेस क्या कहलाते हैं, एचएनआरएनए। इसी चैप्टर में आगे हम इन सारी चीजों को सीखेंगे भी। तो आगे क्या दिया है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा। मतलब ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है, आरएनए बनने की प्रोसेस होती है, वो किस कौन से एंजाइम के द्वारा होती है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा होती है। अब हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है। चलो अब देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, ध्यान से देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज,
पॉलीमरेज एंजाइम का मतलब होता है एक ऐसा एंजाइम जो पॉलीमेराइजेशन कराएगा, मतलब बहुलकीकरण कराएगा, जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को डीएनए के ऊपर जोड़ जोड़ कर क्या बनाएगा, आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। बट ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक सेल में अलग होता है और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट होता है। आरएनए पॉलीमरेज को शॉर्टली हम क्या लिखते हैं, आरएनए पॉल लिखते हैं। ठीक है, तो आरएनए पोल के लिए हमने क्या कहा कि जो आरएनए पोल होता है वो प्रोकैरियोटिक में अलग है, यूकैरियोटिक में अलग है। देखें कैसे, तो जो प्रोकैरियोटिक है, पहले प्रोकैरियोटिक का देखते हैं। प्रोकैरियोटिक में हमने कहा कि ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है, जबकि यूकैरियोटिक में हमने क्या दिखा कि 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से होंगे वे, एक तो होगा आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और तीसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो 3 तरीके के होते हैं यूकैरियोटिक में, जबकि हमने क्या लिखा कि प्रोकैरियोटिक में ओनली वन टाइप का होता है। ठीक है, अब क्या कंडीशन है, हम सभी जानते हैं कि जो आपका आरएनए होता है, आरएनए आरएनए कितने टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका एमआरएनए, एमआरएनए, दूसरा आप क्या जानते हो, एक होता है आपका टीआरएनए, टीआरएनए, और तीसरा होता है आपका आरआरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए हमारे पास होते हैं 3 तरीके के। ठीक है, तो अब हमें इसके ऊपर, और ये आपका राइबोसोमल आरएनए होता है, ये भी कौन कौन से टाइप का होता है, 5S टाइप का, 5.8S टाइप का, एक होता है ये 18S टाइप का, और एक होता है 28S टाइप का। तो राइबोसोमल आरएनए भी आगे 4 टाइप के होते हैं। अब देखते हैं, चलो। तो हमने क्या कहा कि ऑल टाइप ऑफ आरएनए, मतलब आपका आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, सभी तरह के यही सिंथेसाइज करता है। कौन, जो अकेला आरएनए हो, आरएनए पॉलीमरेज होता है। अब इसमें आगे क्या कहा गया, इसमें देखो कि जो यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज है प्रोकैरियोटिक सेल में, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं होलोजाइम। ठीक है, या फिर होलो एंजाइम, होलोजाइम या फिर होलो एंजाइम कहते हैं। और इसमें 2 तरह की यूनिट होती है, एक तो होती है इसमें सिग्मा फैक्टर, ओके, और दूसरा होता है इसका कोर एंजाइम। जो कोर एंजाइम होता है, कोर एंजाइम में इसके कौन कौन से आते हैं, इसके कोर एंजाइम में देखो 2 तो आती है अल्फा यूनिट। अल्फा यूनिट क्या करती है, ये होती है रेगुलेटरी फंक्शन, मतलब ये रेगुलेशन करती है कि प्रोसेसिंग ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेसिंग सही चल रही है या नहीं है। एक होती है बीटा, एक होती है बीटा प्राइम। ये कौन होती है, कैटालिटिक फंक्शन, मतलब ये चीजों को इंक्रीज करने का काम करती है। एक होती है आपकी ओमेगा यूनिट। ओमेगा यूनिट का क्या काम होता है, फॉर असेंबली, मतलब ये इनको जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पर जो कोर एंजाइम है, कोर एंजाइम में आपकी 2 अल्फा, एक बीटा, बीटा डैश और ओमेगा आती है। तो ये कितने तरीके की हो गई हमारी, 3 तरीके की हो गई। चलिए अब देखते हैं जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर क्या करता है। सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, हेल्प इन प्रोमोटर रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, मतलब ये पूरा का पूरा डीएनए है। ठीक है, डीएनए पर वो कौन सी साइट है, वो कौन सी लोकेशन है जहां पर कोई एमआरएनए, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आकर के जुड़ेगा। मतलब इस डीएनए के ऊपर वो ऐसी कौन सी साइट है जहां पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, तो उस साइट को पहचानने का काम कौन करता है, ये सिग्मा फैक्टर उसको पहचानने का काम करेगा। और साथ में क्या कराएगा, साथ में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को शुरू कराता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी यही शुरू कराता है। ओके, आगे देखते हैं अब क्या होगा। तो ये क्या करता है, इनिशिएशन कराता है। अब हम बात करते हैं इकोलाई बैक्टीरिया की। एग्जांपल में हमने कहा जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है उसमें सिग्मा 70, ये एक फैक्टर है, सिग्मा 70 इज मोस्ट कॉमन, मतलब जो ये आपका एंजाइम होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, सिग्मा 70, ये सबसे कॉमन माना जाता है। अब आगे देखते हैं, एक बात लिखी हुई है नोट करके, देखो क्या लिखा है यहाँ पे हमने कि जो रो फैक्टर होता है वो तो कौन सा था, शुरू करने के लिए तो था आपका सिग्मा फैक्टर, लेकिन जो रो फैक्टर होता है, रो फैक्टर, तो रो फैक्टर क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंटिन्यूअसली चली हुई है
उसको रोकने का काम कौन करता है? उसको रोकने का काम करता है रो फैक्टर। और जो आपने नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल में कितने तरह के वो पढ़े? आरएनए पॉलीमरेज 3 तरीके के, आरएनए पोल फर्स्ट, आरएनए पोल सेकंड एंड आरएनए पोल थर्ड। लेकिन कुछ आपके ऐसे भी होते हैं जिनमें आरएनए पोल फोर्थ भी डिस्कवर किया गया है। लेकिन ये जो आरएनए पोल फोर्थ होता है ये क्या काम करता है? ये आपका एंडोजिनस क्या बनाता है? 4 एंडोजिनस एसआई आरएनए बनाता है। स्मॉल स्मॉल इंटरन्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं इसको। ओके, अब देखते हैं जरा यूकैरियोटिक के अंदर जो हमने आरएनए देखे थे, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनके क्या रोल है, क्या ये फंक्शन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आरएनए पोल फर्स्ट का फंक्शन। तो आरएनए पोल जो फर्स्ट होता है ये क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल काइंड ऑफ आरएनए, मतलब जितने भी तरह के राइबोसोमल आरएनए है, क्योंकि हमें पता है आरएनए 3 तरह के हैं हमारे। एक तो हमारा कौन सा आरएनए है? आरआरएनए है, दूसरा हमारा कौन है? एमआरएनए, और तीसरा हमारा होता है टीआरएनए। ठीक है, लेकिन आगे इनके भी जो यूनिट्स होते हैं वो देखो। इसने क्या कहा कि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो सभी तरह के राइबोसोमल आरएनए बनाता है। सभी तरह के राइबोसोमल आरएनए का मतलब क्या है? ये 5.8 एस आरएनए भी बनाएगा, 18 एस आरएनए भी बनाएगा, 28 एस आरएनए भी बनाएगा। लेकिन ये किसको नहीं बनाता? ये 5 एस आरएनए को नहीं बनाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 एस आरएनए बनाने का काम किसका है? आरएनए पोल थर्ड का है। ये देखो ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए 5 एस आरएनए का। ठीक, और साथ में क्या भी बनाता है? टीआरएनए बनाता है, और एसएन यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी बनाता है। तो ये सारे ये वाले बनाते हैं। लेकिन जो आरएनए पोल सेकंड है ये मेन होता है, और ये क्या काम करता है? सॉरी, ये क्या काम करता है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ एचएन आरएनए, ये हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए बनाता है, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए बनाता है। और ये हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए यानी कि एचएन आरएनए क्या होता है? प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। लेकिन प्रीकर्सर किसे कहते हैं? प्रीकर्सर का मतलब होता है जो फ्यूचर में चल के प्रोडक्ट देगा। तो फ्यूचर में एमआरएनए कौन बनाएगा? ये बनाता है आपका एचएन। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रीकर्सर, पूर्वगामी बोल देते हैं इसको हिंदी में। अब आगे देखते हैं, ये तो सभी आरएनए की बात हो गई। ठीक है, अब जरा देखते हैं हम आरएनए पॉलीमरेज के बारे में कि आरएनए जो पॉलीमरेज होता है वो कितनी तरीके से एक्ट कर सकता है। ओके, चलो देखते हैं। हमने कहा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आपका टेम्पलेट डिपेंडेंट बट प्राइमर इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है? जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आरएनए तो बनाएगा, लेकिन कहाँ बनाता है? ये बनाता है डीएनए टेम्पलेट पर, जिसकी पोलैरिटी थी 3 से 5, इसके ऊपर बनाता है। ठीक है, लेकिन इसको बनाने के लिए प्राइमर एंजाइम की जरूरत नहीं होती, तो ये प्राइमर इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन कैसे? अभी हमने क्या कहा? यहाँ पे 2 कंडीशन है। क्या? कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एक तो ऐसा पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और जो यहाँ पर प्राइमेज होता है, प्राइमेज को हम डीएनए जी भी बोलते हैं। प्राइमेज का दूसरा नाम कौन होता है? डीएनए जी होता है। अब देखते हैं जरा इसको आगे। हमने क्या कहा कि जो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए का जो डीएनए पर डिपेंड करेगा। फॉर लॉन्ग चेन सिंथेसिस, मतलब जब भी लंबी चेन बनानी होती है आरएनए की एक लंबी चेन तैयार करनी होती है, तब किसका यूज करेंगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं। ठीक है, और हमने क्या कहा? जो प्राइमेज एंजाइम होता है या फिर डीएनए जी बोलते हैं, इसका काम क्या है? प्राइमेज का इसका काम होता है आरएनए के छोटे से टुकड़े को बनाना, 4 स्मॉल आरएनए, जिसका नाम होता है प्राइमर। मतलब प्राइमर को बनाने के लिए प्राइमेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो दूसरे टाइप के होते हैं वो कैसे होते हैं? दूसरों में हमने क्या कहा कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, ये टेम्पलेट पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसे अपने काम करने के लिए क्या चाहिए? प्राइमर चाहिए। तो ये प्राइमर डिपेंडेंट होता है, ये बिना प्राइमर के काम नहीं करेगा। हमने क्या कहा एग्जाम्पल के तौर पे कि पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम, मतलब पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा? पॉली ए। अब ये पॉली ए क्या है? पॉली ए का मतलब होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ ए। ए का मतलब है यहाँ पे
एडेनिन, ठीक है। तो एडेनिन जो आपका नाइट्रोजन बेस होता है उसकी पॉलीमराइजेशन करनी है, मतलब सीक्वेंस में क्या जोड़ना है, बहुत सारे ए, मतलब एडेनिन 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 एडेनिन, इसको जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं पॉली ए। तो इसको जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो प्राइमर पर तो डिपेंड करता है, लेकिन वो टेम्पलेट पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन का याद है, ट्रांसक्रिप्शन किसको कहा था हमने, ट्रांसक्रिप्शन कहा था डीएनए का वो भाग जो क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा, वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा, सिस्ट्रोन। तो हमने कहा कि द पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो भाग विच टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा, जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उसे कहते हैं सिस्ट्रोन। और एक सिस्ट्रोन में क्या क्या होता है, एक सिस्ट्रोन की कौन कौन सी यूनिट होती है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितने पार्ट होते हैं वो देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ मतलब ये किन किन पार्ट्स होते हैं इसमें, एक तो प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर का मतलब होता है शुरू करने वाला। एक होती है स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन ना एक्चुअली वो जीन होती है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब जो एमआरएनए में बदलेगा, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और तीसरा होता है टर्मिनेटर, टर्मिनेटर का मतलब होता है जहां पर एमआरएनए का फॉर्मेशन रुक जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टर्मिनेटर। ओके, अब देखते हैं जरा हमने क्या कहा इसमें कि ये पूरा का पूरा कौन है आपका डीएनए, और डीएनए की कौन सी है ये वाला आपका 3 से 5, 3 प्राइम से 5 प्राइम। और जो 3 प्राइम से 5 प्राइम होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट, यानी कि डीएनए का टेम्पलेट है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं एंटीसेंस, या फिर इसको क्या कहते हैं हम नॉन कोडिंग या फिर नेगेटिव स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये कौन है आपका, इसके अपोजिट ये होता है आपका कोडिंग, मतलब उसके उल्टे लिखते चल रहे हैं, वो नॉन कोडिंग था ये कोडिंग है, ऊपर वाला एंटी सेंस था ये तो सेंस है, ऊपर वाला नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव है। तो एक्चुअली जो एक सिस्ट्रोन बना, एक सिस्ट्रोन कहां से कहां तक बना, एक प्रोमोटर से लेकर, ये कौन दिखाया हमने प्रोमोटर, और ये कौन दिखाया हमने यहाँ पर टर्मिनेटर, और बीच में कंप्लीट क्या है स्ट्रक्चरल जीन। तो यहां से लेकर और यहां तक की जो कंप्लीट है इसे कहते हैं वन सिस्ट्रोन। तो एक सिस्ट्रोन में 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। इन तीनों से मिलकर ये तैयार होता है पूरा का पूरा सिस्ट्रोन। अब देखो आगे हमने क्या कहा, एक चीज याद रखने की है यहाँ पे, जब भी हम कोई डीएनए पढ़ते हैं तो डीएनए हमने ये वाला बना दिया, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है 3 प्राइम 5 प्राइम, ओके, कोई अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया तो ये किसके पास है, ये 3 के पास है, लेकिन बाद में है 3 के, तो इसे मैं क्या कहूंगा डाउन स्ट्रीम। अगर कोई चीज बाद में होती है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डाउन स्ट्रीम, लेकिन अगर कोई चीज पहले है, मैंने कहा कि 5 प्राइम से पहले है, तो उसका मतलब होता है अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब बाद में और अप स्ट्रीम का मतलब पहले, ठीक है। इसका फायदा क्या है, आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हमको इन टर्म्स को यूज करना होगा। अब आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या बताया हमने, जो प्रोमोटर होता है वो कहाँ है, अपस्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन। जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके अपस्ट्रीम है, उसके क्या है पहले है, लेकिन किसके सेंस में, रेफरेंस टू कोडिंग। और कोडिंग कौन होता है हमेशा, नीचे वाला स्टैंड। तो नीचे वाले स्टैंड के सेंस में ये कहाँ है, अपस्ट्रीम है। इनकी पोजीशन पूछता है एग्जाम में वो आपसे। इसने क्या कहा आगे, टुवर्ड्स 5 डैश एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड, जो कोडिंग स्टैंड है उसके 5 डैश एंड के साइड में। और यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन बिगिन, मतलब प्रोमोटर वो साइट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन बिगिन्स, मतलब शुरू होगा। तो जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है उसे बोलते हैं प्रोमोटर। आगे कौन है इसमें, आगे है इसमें आपका टर्मिनेटर, ठीक। टर्मिनेटर, टर्मिनेटर का मतलब तो रोक देना होता है। तो टर्मिनेटर कौन है, टर्मिनेटर होता है हेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप, मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। और ये होता कहाँ है, टुवर्ड्स
3 डैश एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड जो है, कोडिंग स्टैंड मतलब नीचे वाला स्टैंड, तो जो कोडिंग स्टैंड है इसकी 3 डैश एंड की साइड में होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो जो कोडिंग स्टैंड है इसके रेफरेंस में कहाँ है, डाउन स्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन, मतलब स्ट्रक्चरल जीन के बाद में प्रेजेंट होता है। आगे हमने क्या कहा इसके बारे में ही, आगे कहा कि जो स्ट्रक्चरल जीन है, जो स्ट्रक्चरल जीन है वो कैसे होगी, वो आपकी फ्लैंक्ड बाय प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। जो टर्मिनेटर है और प्रोमोटर है उसके द्वारा ये फ्लैंक होती रहेगी। आगे क्या कहा स्ट्रक्चर जीन के बारे में कि जीन विच विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन, जीन का वो भाग, वो हिस्सा जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे कहते हैं हम स्ट्रक्चरल जीन। अब आगे देखते हैं इसको। इसमें हमने कहा कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहां से होगा, लेकिन हमने क्या कहा जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है ये हमारा डीएनए है। डीएनए पे नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ऐसे करके चलते हैं। तो जहां पर डीएनए में सबसे ज्यादा एडेनिन और थाइमिन होंगे वहीं से हमेशा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के लिए 80 रीजन चाहिए, तो ये कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा 80 रिच रीजन से, ऐसे रीजन से जहां पर 80 सबसे ज्यादा पाए जाते हो, मतलब एडेनिन और थाइमिन सबसे ज्यादा पाए जाते हो। ठीक, क्यों, रीजन क्या है इसका, इसका रीजन सीधे से तौर पे ये है क्योंकि जो एडेनिन है और थाइमिन है दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन जो साइटोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप एक बात बताओ कि कौन से बॉन्ड को तोड़ना आसान है, 2 को या 3 को? ऑफकोर्स जो जिसके बीच में डबल बॉन्ड है उनको तोड़ना आसान है ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो बस यही होता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, कम बॉन्ड पाए जाते हैं, मतलब डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसीलिए हमेशा ट्रांसक्रिप्शन यहीं से स्टार्ट होता है। तो हमने क्या कहा कि जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, जिसे बोलता है प्रीबनव बोक्स। प्रीबनव तो साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने बताया था कि टाटा रीजन है, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स बोलते हैं। टाटा बॉक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे TAT रिजर्व है, मतलब थाइमिन एडेनिन, थाइमिन एडेनिन, एडेनिन थाइमिन, ये रिजर्व है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक में हॉगनेस बॉक्स यूज होता है। बट हॉगनेस बॉक्स क्या है, हॉगनेस तो फिर से साइंटिस्ट का नेम है, ठीक, और ये भी कौन है, टाटा बॉक्स। टाटा यहाँ पे कौन सा है, TA, लेकिन वहां पे कौन सा है, टाटा, और ये हम इसको क्या कह सकते हैं, टाटा। ठीक, ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे हमने क्या कहा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आगे हमने क्या कहा इसमें कि प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन इकोलाई। इकोलाई में अगर हम देखें ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है, तो ट्रांसक्रिप्शन ना 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। हमेशा इसका जो पहला स्टेप होता है वो होता है चेन इनिशिएशन, मतलब शुरू करना। चेन शुरू कहां से होगी, फिर इलोंगेशन, चेन को इलोंगेट कराना है, और बाद में चेन टर्मिनेशन, चेन का क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है। तो चलिए फिलहाल आज हम इतने ही टॉपिक करेंगे, बाकी पूरे के पूरे ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसको पूरी डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।